वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस रिवीजन क्लास में साइंस का टॉपिक आपको पढ़ना है साउंड, ध्वनि, जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आप देख सकते हैं। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ री एग्जाम के लिए। इसके साथ ही अगर आप जो आने वाला एग्जाम है आपका आरओ का और इसके साथ भी अदर स्टेट पीसीएस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के क्रैश कोर्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप जानकारी ले सकते हैं कॉल या मैसेज करके। और ये जो कोर्सेज हैं इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिससे आप पूरा कंटेंट प्रिपेयर करके और अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकें। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी भी बहुत बेहतर मौका है उनके पास और समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके साथ ही जो ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर की आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब साउंड की बात करते हैं, ध्वनि की, तो इससे प्रश्न क्या आते हैं? पहले तो ध्वनि किस में मापते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक एक करके हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। ध्वनि क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेव्स के फॉर्म में चलती है, तरंगों के रूप में गमन करती है। और ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। वायु में इन तरंगों की जो गति होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है, ये यहाँ पर स्टार लगा सकते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इन तरंगों की गति कितनी होती है वायु में? इन तरंगों की जो गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि ऊर्जा का वो रूप होता है जो श्रवण की संवेदना पैदा करता है, जिससे हम लोग सुनते हैं। तो ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है वो माध्यम कहलाता है। मतलब जिससे साउंड जो होता है ट्रेवल करता है उसे मीडियम कहते हैं। और ये क्या होता है? जो वाइब्रेटिंग जो मटेरियल होते हैं या वस्तुएं होती हैं उनसे उत्पन्न होती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम होता है। द्रव्यमान जैसे कि ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तो ये एक मीडियम होना जरूरी है इनको ट्रेवल करने के लिए। बात की जाए इनकी चाल की, ध्वनि की चाल की, तो ध्वनि की गति दाब से स्वतंत्र होती है, यानी दाब के बढ़ने या घटने से गति अपरिवर्तित रहती है। अभी स्टेटमेंट बन सकता है कि दाब बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसे 2-3 स्टेटमेंट में आपको एक दे दिया जाए। तो याद रखिए दाब से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, दाब बढ़े या घटे ध्वनि की चाल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम में प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ध्वनि की चाल क्या होती है उस पर जरूर डिपेंड करेगी कि उसका मीडियम क्या है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसकी क्या होगी, चाल होती है। गैस में देखा जाए तो गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से चलती है, द्रव में उससे थोड़ा तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। तो अगर साउंड की स्पीड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी, उससे कम किस में होगी, लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, ठीक है, वैक्यूम में बिल्कुल इसमें कोई भी चाल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है। तो स्टील में सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं इसका, क्योंकि सॉलिड है और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। ध्वनि की चाल तापमान पर भी निर्भर करती है, ये भी याद रखिए। दाब पर नहीं निर्भर करेगी, मीडियम पे करेगी, टेम्परेचर पे करेगी। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में आप देखते हैं अधिक होती है। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। और शुष्क वायु में गति धीमी गति से, परंतु आर्द्र वायु में ये तीव्र गति से चलती है। अब ये ध्वनि का आवृत्ति परिसर है, ठीक है। ध्वनि तरंगों को उनको आवृत्ति परिसर पर
क्या करते हैं, निम्नलिखित भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं ऑडिबल वेव्स, श्रव्य तरंगे होती हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति, कम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं वेव्स, उनको नहीं सुन सकता, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे में संवेदित, इनको कान का जो पर्दा होता है उसको संवेदित नहीं कर पाती हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक आवृत्ति की होंगी तरंगे, तो इनकी आवृत्ति इतनी अधिक हो जाती है कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। ठीक है, फिर आ जाती है इंफ्रासोनिक वेव्स, इनको कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती हैं, जिन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन्हें कौन सुन सकते हैं, तो इन्हें व्हेल, गैंडा, हाथी, ये सारे इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, प्राय देखा गया कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों, जो मेन शॉक वेव्स होती हैं, वो पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रवित ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे जंतु पहले से ही सावधान हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन्हें बोलते हैं। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो ऐसी ध्वनि तरंगे होती है जिनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 से भी ज़्यादा। और ऐसी ध्वनि तरंगे क्या होती है, मानव की सामान्य श्रवण सीमा से परे होती हैं। कई जानवर अल्ट्रासोनिक आवृत्तियों का उत्सर्जन करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि इसे कई उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, व्हेल है, डॉल्फिन है, ये सारी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अपने शिकार को पकड़ने के लिए सब, या फिर जानने के लिए तो करते हैं। अब देखिए, ये जो आपको दिया गया है, इसके ज़रिए से फिगर आपको ये एक्सप्लेन कर देगा कि कौन सी आवृत्ति किसके लिए ऑडिबल होती है। तो सबसे पहले इंफ्रासाउंड की बात करते हैं। ये लो बेस नोट्स होता है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से कम वाली इंफ्रासाउंड होते हैं। अकॉस्टिक आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, फिर अल्ट्रासाउंड आ रहे हैं। यहाँ पर जो एनिमल्स और केमिस्ट्री के लिए दिया गया है 20 किलो हर्ट्ज की, और यहाँ पर मेडिकल और डिस्ट्रक्टिव जो वेव्स होती है अल्ट्रासाउंड्स, वो 2 मेगा हर्ट्ज तक होती हैं। और डायग्नोस्टिक नोट जो होती हैं, एनडीई होती हैं, वो 2000 मेगा हर्ट्ज तक। लेकिन आपसे कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती है, वो आप लिस्ट में देखिए। सबसे पहले मात्रक देख लेते हैं, फिर हम लोग इस लिस्ट को देखेंगे। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि के स्तर का मात्रक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी नगर के लिए 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। मतलब 45 डेसिबल तक अगर ध्वनि है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, वो सुरक्षित है। इससे ऊपर होता है तो वो असुरक्षित है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। अब देखेंगे कितने डेसिबल तक, ठीक है, जो ध्वनि है ये पूछी जाती है किसकी होती है। तो जो फुसफुसाहट है इसकी तीव्रता कितनी होती है, 15 से 20 डेसिबल। साधारण बातचीत में 40 से 60 डेसिबल। लाउड स्पीकर की 70 से 80। जोरदार बातचीत करते हैं तो 70 से 80। भारी मोटर वाहन और मोटर बाइक की आवाज़ कितनी होती है, तो 90 से 95 डेसिबल। अब यहीं पे जैसे फुसफुसाहट थी ना, वैसे ही जो पत्तों की सरसराहट होती है वो 20 डेसिबल तक होती है। और जो ऑर्केस्ट्रा है, देखते हैं तेज ध्वनि रहती है तो कितना होगा वहाँ पर, 100 से 110 डेसिबल। रॉकेट का उससे भी ज़्यादा, 160 से 170। मिसाइल का 180 से 190। और सायरन 190 से 200 सायरन की आवाज़ सबसे तेज है। तो फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट लगभग सेम जा रही है। साधारण बातचीत 40 से 60 डेसिबल। लाउड स्पीकर उससे बढ़ेगा 70 से 80। फिर 70 से 80 तक जो जोरदार बातचीत होती है। भारी मोटर वाहन और मोटर बाइक 90 से 95। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि जोरदार बातचीत और ये लाउड स्पीकर, आप सोचेंगे लाउड स्पीकर की ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दोनों की आवाज़ का कितना डेसिबल है। फिर ऑर्केस्ट्रा का रॉकेट, मिसाइल और सायरन देखा। अब हम देखने वाले हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो कुत्ते की सीटी, जो गैल्टन की सीटी, एक सीटी ऐसी सीटी है जो अल्ट्रासाउंड उत्सर्जित करती है, जिसका उपयोग कुत्तों को प्रशिक्षित करने और बुलाने के लिए किया जाता है। और क्या यूज है, तो उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का व्यापक उपयोग किया जाता है। और पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करके हृदय का एक प्रतिबिंब बनाया जाता है। और इस तकनीक को ही कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, यही टेस्ट होता है, ईसीजी जो आप बोलते हैं। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की जो छोटी पथरी है, इनको जो बारीक कण में तोड़ने का कार्य है, वो इन ध्वनियों के द्वारा किया जाता है। और ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। फिर जिगजैग ट्यूब को साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड का भी यूज़ किया जाता है। सोनार जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उपकरण है, पानी में स्थित किसी भी वस्तु की जो दूरी निर्धारित की जाती है वो सोनार द्वारा की जाती है। ये भी क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं इनका उपयोग करके भी किसी भी
वस्तु की दिशा और गति को मापने में सहायता करता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए करते हैं। तरल में बैक्टीरिया को मारने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए इन वेव्स का यूज होता है और इनका उपयोग ये भी देखने के लिए किया जाता है कि परमाणु रिएक्टर के अंदर घटकों के साथ क्या हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता को उस क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रति इकाई क्षेत्र ध्वनि तरंगों द्वारा ले जाने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तीव्रता की एसआई इकाई जिसमें ध्वनि की तीव्रता भी शामिल है वॉट पर वर्ग मीटर है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई बेल होती है, लेकिन सामान्यतः बेल का 1/10वां भाग प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं, जिसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, डेसिबल ऐसे डिनोट करते हैं। ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। प्रतिध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का जो परावर्तन होता है उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। ध्वनि के स्रोत तथा अवरोधक के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 17.2 मीटर होती है। किसी भी परावर्तक वस्तु जैसे कि किसी इमारत की बात की जाए, किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने पर क्या होता है, ताली बजाने पर कुछ समय बाद हमें फिर से वही ध्वनि सुनाई देती है, तो परावर्तन के पश्चात होती है और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी ध्वनि को बोलते हैं प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है मैक संख्या। तो ये मैक नंबर क्या होता है, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप और दाब कि उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की जो चाल होती है इसके अनुपात को उस वस्तु के उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। या अक्सर मैक 1, मैक 2 आदि जैसे अंकों के साथ प्रयोग करते हैं, मैक 1, मैक 2 करके। ठीक है। मैक संख्या क्या है, तो वस्तु की गति और बटे वायु में ध्वनि की गति जो होती है उसको मापते हैं। सबसोनिक वायुयान क्या होता है, ऐसा वायुयान जिसकी गति ध्वनि से कम होती है, जो ध्वनि की गति है उससे कम होगा। तो सुपरसोनिक क्या होंगे, 1 से 5 के मैक की संख्या वाली वस्तुएं, जैसे कि मिसाइल हो गई। हाइपरसोनिक वस्तुएं, ये वो वस्तुएं जिनकी मैक संख्या क्या होगी, 5 से अधिक होगी। ठीक है, वो हो जाएंगी हाइपरसोनिक। और इसमें जो एग्जांपल है वो ब्रह्मोस 2 मिसाइल का है। ठीक है, ये कैसी होती है, हाइपरसोनिक। हमने मिसाइल भी पढ़ी है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ये आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर या ये कर रहे होते हैं, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये आप उसमें पढ़ रहे होंगे। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जो कि साइंस का टॉपिक था, वेव्स, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ अभी आपको गलत नहीं होने चाहिए, तो इसको 1-2 बार पढ़िए। कोशिश की इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज किए जाए, बाइलिंगुअल रहे क्लास, जिससे कि जो बच्चे साइंस में कंफ्यूज होते हैं उनको हेल्प मिल सके। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो इंग्लिश में क्लास मिल जाएगी, परेशान नहीं होंगे, आप कमेंट कर देंगे, क्लास मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं अगली क्लास में मिलती हूँ। और पेड कोर्स के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अभी भी समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। ROE एग्जाम पर फोकस करते रहिए। और UPPCS का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिन्होंने भी नहीं डाउनलोड किया कर लीजिए। बेहतर तरीके से अभी जो रिवीजन कर सकते हैं वो अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।